नमस्कार, मैं हूं प्रभु पटेरिया और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अटेंशन। और अटेंशन में आज चर्चा होगी विकास की रफ्तार, संभावनाएं अपार। ये विषय हमने इसलिए लिया है कि आज मध्य प्रदेश की नई सरकार की पहली इन्वेस्टर समिट हो रही है इंदौर में। तो हम बात करते हैं इसी विषय पर। और जब बात करते हैं इस विषय पर तो इंदौर में जो अभी तक समिट होती रही वो उज्जैन क्यों शिफ्ट हुई है, सवाल तो बहुत सारे लोगों के मन में है। लेकिन इस समिट से क्या मध्य प्रदेश को मिलने वाला है, ये हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। और प्रदेश के विकास के लिए ये समिट कितनी खास है, क्यों इसमें एमओयू की संख्या बढ़ाने के बजाय निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने पर फोकस किया जा रहा है। और उम्मीद है कि इस समिट से 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश आएगा। क्या वाकई इतना निवेश इस बार होने वाला है? इतना ही नहीं, समिट के पहले दिन ही उद्योगपतियों को 508 हेक्टेयर भूमि का आवंटन आदेश भी जारी किया गया है। ये अभी तक में पहली बार हुआ है। अभी तक इन्वेस्टर समिट होती थी तो उसमें केवल एमओयू किया जाता था। पहली बार जमीनें भी उनको आवंटित कर दी गई कि आप आइए, हमने आपको जमीन दे दी, आप अपना उद्योग लगाइए। ये पहल हुई है मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार में। और मोहन यादव ने मंच से 61 इकाइयों का वर्चुअल लोकार्पण और भूमि पूजन भी आज किया है। तो ऐसे में सवाल यही है, निवेश क्रांति मध्य प्रदेश के विकास को कितनी गति देगी और क्या मोहन सरकार के दमदार फैसले से अब बम्पर रोजगार के अवसर भी प्रदेशवासियों को मिलने वाले हैं? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। उज्जैन में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, विकास के पथ पर बढ़ रहा मध्य प्रदेश। मोहन सरकार में औद्योगिक निवेश पर फोकस किया जा रहा है, लिहाजा बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में 2 दिवसीय रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत हो गई है। इस 2 दिवसीय इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। मध्य प्रदेश सरकार को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से काफी उम्मीदें हैं। दरअसल इंदौर के बाहर पहली बार हो रहे इस इन्वेस्टर समिट में सरकार का फोकस एमओयू संख्या बढ़ाने पर नहीं, बल्कि औपचारिकताएं पूरी कर निवेश प्रस्ताव को धरातल पर लाने पर है। समिट में ही लैंड अप्रूवल, सीसीआईपी अप्रूवल जैसी चीजें फाइनल करने की कोशिश होगी। इस कॉन्क्लेव को सीएम ने भी प्रदेश के विकास में अहम कदम बताया। की प्रसन्नता 1 लाख करोड़ का व्यवसाय का आज ये इतिहास बन रहा अपने इस समिट में, ये 2 दिन का बड़ा परिणाम है। और इसके अलावा भी मैं जो देख रहा था कि लगातार हम जिस ढंग से बढ़ रहे हैं, आज जो किया गया है लगभग हमारे अपने उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रीवा, सागर, जबलपुर, नर्मदापुर 10,000 करोड़ की लागत से 57 औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण, भूमि पूजन, जिसमें 16,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा प्रत्यक्ष। ये अपने आप में बड़ी बात है। इस समिट में पड़ोसी राज्यों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के निवेशक भी आए हैं और 283 उद्योग 12,000 करोड़ का निवेश भी करेंगे और कुल 1 लाख करोड़ के निवेश की उम्मीद है। लेकिन औद्योगिक निवेश पर मोहन सरकार की नीति और ये कॉन्क्लेव कांग्रेस को रास नहीं आ रही। वो उज्जैन समिट के जरिए बीजेपी पर निशाना साध रही है। इन इवेंट्स पर जो पैसा खर्च हो रहा है, क्योंकि पहले भी हमने रिकॉर्ड देखा है, इस सरकार का बड़े बड़े इवेंट किए, अरबों रुपए खर्च किए, लेकिन नतीजा सिफर रहा। तो ये जो पैसा खर्च हो रहा है, ये प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने में लगाएं, क्योंकि पहले भी भारतीय जनता पार्टी कोई रिकॉर्ड नहीं दे पाई कि इस तरीके के इवेंट से कितना फायदा प्रदेश के युवाओं को हुआ है। कांग्रेस भले ही कुछ भी आरोप लगाए, लेकिन इस इन्वेस्टर समिट में एमओयू का अंबार नहीं लगेगा, सीधे ही निवेश होगा। जाहिर है कि प्रदेश में निवेशकों के लिए अपार संभावनाएं हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यही कोशिश कर रहे हैं कि इन संभावनाओं को नियमों में ना बांधा जाए। लिहाजा सरकार ने नीति में भी बदलाव किया है। खैर, इस समिट से इतना तो तय है कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश आएगा, जिससे प्रदेश के विकास की रफ्तार और भी बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी और खिलावन चंद्रागदी। रमेश शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खिलावन जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं रमेश जी आपके पास आना चाहूँगा। हम देखते रहे इन्वेस्टर समिट एक जो है हर 2 साल का एक सालाना उपक्रम हो गया है। हर 2 साल में इन्वेस्टर समिट होती रही हैं। दिग्विजय सिंह सर, आपने तो देखा होगा, दिग्विजय सिंह सरकार में भी होती थी। शिवराज सिंह सरकार ने पहली इन्वेस्टर समिट खजुराहो में की, उसके बाद फिर लगातार इंदौर में वो करते रहे। इन्वेस्टर समिट होते रही, एमओयू होते रहे, लेकिन धरातल पे वो स्थिति नज़र नहीं आई जिस तरीके से रोजगार होना चाहिए। यदि हम पुराने आंकड़े देखते हैं तो शिवराज सरकार या पिछली भाजपा सरकार की जो 5 इन्वेस्टर समिट हैं उसमें एमओयू तो बहुत हुए, लेकिन उद्योग लगे सिर्फ 1 लाख करोड़ के। 2 लाख कुछ लोगों को रोजगार मिला था। और पिछली जो इन्वेस्टर समिट हुई थी इंदौर में, अकेले उस समिट में 15 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे। 15 लाख करोड़ के एमओयू एक तरफ एक समिट में, और दूसरी तरफ पूरी 5 समिट जो है 16-17 साल के कार्यकाल में, उसमें केवल 1 लाख करोड़ के उद्योग प्रदेश में लगे। तो ये स्थिति क्यों निर्मित होती है? क्या सिर्फ एमओयू करके सरकार लोगों को बरगलाना चाहती है, या उद्योगपति जो आते हैं इस मंच का उपयोग वो नेताओं की तरह भाषण देने, बड़े बड़े वादे करने के लिए करते हैं, धरातल पर उतरने की बारी आती है तो भग जाते हैं गुजरात की तरफ या किसी और राज्य की तरफ? देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि हर सरकार में, जो वो कांग्रेस की रही हो, भाजपा की रही हो, कमलनाथ जी के समय भी इन्वेस्टर्स मीट हुई थी। हर सरकार के समय जितने एमओयू होते हैं, मान करके चलिए कि उसका 25-30% या अधिकतम खींच तान करके 40% से ज्यादा अपन को उसके परिणाम जमीन पर देखने को नहीं मिलते। ये स्थिति है। इसका एक कारण ये रहता है कि जो उद्योगपति आते हैं वो कहीं ना कहीं इस मंच का उपयोग करके सरकार पर अपने संबंध सुधार लेते हैं, और दूसरा जमीनें अलाट करा लेते हैं। इंदौर की समिट के कितने लोगों को, बड़े उद्योगपतियों को जो जमीनें अलाट हुई थी, 8-8 साल हो गए हैं, 6-6 साल हो गए हैं, वो जमीनें पड़ी हुई हैं। तो कुल मिलाकर के बड़े उद्योगपतियों का जो भाव रहता है वो कहीं ना कहीं जमीन पर थोड़ा सा कब्जा करना रहता है, और दूसरा उनके जो उत्पाद हैं अभी, वो कहीं ना कहीं उनमें कैसे अतिरिक्त छूट मिल जाए, किसी टैक्स में छूट मिल जाए, परिवहन में छूट मिल जाए, सरकार की सप्लाई में उनको सुविधा मिल जाए, वो ज्यादातर इस बात को सोच के रखते हैं। लेकिन इसका तस्वीर का दूसरा पहलू भी है कि अगर 25%, 30% एमओयू भी अगर सामने आते हैं और आकार लेते हैं तो उससे कुछ लोगों को तो फायदा होता ही है। लेकिन एक और बात हमको समझ लेनी चाहिए कि इस इन्वेस्टर्स मीट हो या आगे आने वाली इन्वेस्टर्स मीट हो, उसमें युवाओं को रोजगार तो मिलेगा, लेकिन रोजगार बम्पर मिलेगा इसकी हमको उम्मीद या इसकी हमको आशा कम करनी चाहिए। उसका कारण यह है कि आधुनिक युग में मशीनीकरण हो रहा है। जिस तरीके से अब मशीनें आ रही हैं, अब मनुष्य, इंसान का काम मशीनें कर रही हैं, तो उसमें इंसान की अब जरूरत कम पड़ रही है। रोबोट जो है अब ऑपरेशन करने लगे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब न्यूज रीडर के रूप में आ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में युवाओं को रोजगार के लिए अपनी प्रतिभा, अपने स्किल के ऊपर, या जो सबसे पहले कार्यकाल में मोदी जी ने कहा था कि लोकल पर वोकल, और कहीं ना कहीं आपको एक ऐसे परिक्षेत्र बना करके स्थानीय जरूरतों की आपूर्ति स्थानीय स्तर पर हो, हमको उस तरफ सोचना पड़ेगा और अपने युवाओं का वैसा वातावरण बनाना पड़ेगा। उद्योगों की स्थापना से बस एक बात और कहना चाहता हूं, एक तो मुद्रा का उत्पादन होता है और दूसरा मुद्रा का परिचालन होता है। इस तरीके से मुद्रा का परिचालन तो होता है तो हमारा बढ़ता हुआ दिख जाएगा, लेकिन आधारभूत स्थिति जो है वो आधारभूत स्थिति में थोड़ा सा कम अंतर आता है। तो मैं समझता हूं हमको सोचने की दिशा में, विशेषकर समाज के सोचने की दिशा में भी परिवर्तन आना चाहिए युवाओं को रोजगार और विकास की रफ्तार के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही बात कही आपने। एक चीज जो देखने में आ रही है कि प्रदेश में उद्योग, जी ने कहा बिल्कुल उद्योग लगेगी तो रुपए का परिचालन बढ़ेगा, आय बढ़ेगी, और जिस तरीके से सरकारें सोशल सेक्टर्स की स्कीम पर ज़्यादा फोकस कर रही हैं, जो पैसा दिया जा रहा है वो वापस लौटकर सरकार के पास उसका हिस्सा नहीं आ रहा है, उसकी भरपाई टैक्स बढ़ाकर या अन्य संसाधनों से करनी पड़ रही है। तो यदि उद्योग लगेंगे तो आय बढ़ेगी, तो सरकार के पास ज़्यादा धन होगा और निश्चित तौर पर प्रदेश, जो विकसित मध्य प्रदेश का सपना सरकार देख रही है, वो पूरा होगा। खिलावन जी, मुद्दा ये है कि मोहन यादव जी ने जो पिछली इन्वेस्टर समिट थी उनसे सबक लिया,
उनने कहा कि कोई कोरा एमओयू हम नहीं करेंगे। जमीनें उनने कहा कि 508 हेक्टेयर जमीन आवंटन के आदेश उनने पहले दिन उद्योगपतियों को जारी कर दिए। उनने कहा यहाँ पे भूमि पूजन होगा या लोकार्पण होगा उद्योगों का। तो ये एक जो बड़ी पहल जो की गई है, उसके साथ एक बात उनने अधिकारियों को भी कही, उद्योगपतियों के लिए भी कही कि बातें कम काम ज़्यादा। तो इसका क्या आशय निकालें कि पिछले इन्वेस्टर समिट्स में जो होता रहा वो अब नहीं होगा। अब धरातल पर जो यहाँ पर उज्जैन में जो कुछ भी विक्रमादित्य की नगरी में जो भी उद्योगपति प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं वो हमको जल्दी ही मूर्त रूप होते हुए नजर आएंगे और मध्य प्रदेश में विकास की गति तेजी से बढ़ती हुई दिखेगी। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? देखिए प्रभु जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि डॉक्टर मोहन यादव ने अपने 3 महीने के अल्प कार्यकाल में ही सारी तैयारियों के बाद इन्वेस्टर समिट किए हैं और 2 दिन आज शुरू है, कल भी 2 दिन चलेगा वो समिट। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से इंदौर से बाहर निकाल के उज्जैन में रीजनल इन्वेस्टर समिट किया जा रहा है, उससे बहुत फायदे होने वाले हैं। क्योंकि मैं इसी बात को देख रहा था कि जिस तरह से उद्योग स्थापित करने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या चाहिए, पूंजी वो लगाते हैं। और दूसरी बात यह है कि पूंजी देने के लिए या ब्याज पर राशि उपलब्ध कराने के लिए बैंकें और वित्तीय संस्थाएं भी बिल्कुल तैयार बैठी रहती है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट के तरफ से, औद्योगिक घरानों की तरफ से कोई देरी नहीं होती। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से सरकार की तरफ से देरी होती थी, भूमि की उपलब्धता को लेकर के विचार होता था, लेकिन अब भूमि उपलब्ध हो गई है। प्राय जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है सब जगह पर्याप्त मात्रा में भूमि सुरक्षित करने का प्रयास किया गया है। जो लाइसेंस और दूसरी प्रक्रिया है, अनुमति की प्रक्रिया है, उसको सिंगल विंडो प्रणाली तो पहले भी की गई थी, लेकिन बहुत सारे क्षेत्र थे उसमें बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिल रही थी, उसको और सरलीकृत बनाया गया है। तो मुझे लगता है कि अनुमति और लाइसेंस वगैरह की प्रक्रिया के लिए ज्यादा बेहतर वातावरण सरकार ने पैदा किया है। देखिए, मध्य प्रदेश में जो मानव श्रम है उसकी कमी नहीं है, बिजली पर्याप्त है, पानी है, जमीन है, मध्य प्रदेश में पानी है, बिजली भी पर्याप्त है। ऐसे में आकर्षित तो करती है उद्योग घरानों को। लेकिन मुझे लगता है कि उद्योग घरानों में जिस तरह से पिछले समिट में जो एमओयू किए गए थे उसमें सफलता नहीं मिली, बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली। मुझे लगता है कि 20% 25% ही सफलता मिल पाई है। और कई औद्योगिक घराने ऐसे हैं जो भूमि आवंटन करवाने के बाद, सरकार से संबंध बेहतर बनाने के बाद आज 10-10, 12-12 साल तक भी जो है वो इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए सुध नहीं ले रहे हैं। लेकिन इस समिट में, उज्जैन के समिट में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यहाँ मुझे जानकारी मिली है कि यहाँ एमओयू पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बल्कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकता है इस पर जोर दिया जा रहा है। और सभी उद्योगपतियों से, पूरे देश भर से आए हुए, कुछ उद्योगपति तो बाहर से भी आए हैं, लेकिन पूरे देश भर से आए हुए उद्योगपति जितने भी आए हैं वहाँ शामिल हो रहे हैं। उन सबसे यही कहा गया है कि एमओयू ना करें बल्कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें, डायरेक्ट इन्वेस्ट करें। तो मुझे लगता है कि इस पर सफलता मिलेगी। खिलावन जी, 61 उद्योगों का तो वर्चुअली भूमि पूजन किया गया है या लोकार्पण हुआ, इनमें से कुछ जो लग चुके हैं, और 508 हेक्टेयर जमीन दी है। निश्चित तौर पर एक बड़ी पहल की गई है एमओयू से बचने के लिए। रमेश जी, पिछली सरकारों में पहले एमओयू होते थे इन्वेस्टर समिट में, फिर वो एमओयू मूर्त रूप नहीं ले पाते थे तो वो शिकायतें होती थी, सवाल खड़े होते थे। तो उन्होंने कहा एलओआई, लेटर ऑफ इंटेंट, कि आप इच्छा प्रकट कर दीजिए बस। तो 15 लाख करोड़ रुपए की इच्छा प्रकट हो गई और इच्छा उसके बाद उस सामने वाले की वापस जब्त हो गई और आगे बढ़ा ही नहीं। ना तो सरकार की तरफ से पहल की गई, ना उनकी तरफ से कोई पहल की गई। उस जो कमी थी उसको इस बार दूर किया जा रहा है। निश्चित तौर पर एक बहुत शानदार पहल यहाँ पर हमको ये दिखाई दे रही है।
अडानी समूह जो देश का चर्चित समूह है वो 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। उज्जैन की समिट में उन्होंने ये घोषणा की है, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो बात कही है वो काबिले गौर है कि उन्होंने कहा कि इंदौर से तो उज्जैन हम इन्वेस्टर मीट को ले आए हैं, लेकिन मीट अब जबलपुर में भी होगी, ग्वालियर में भी होगी, अन्य जगहों पर होगी, तो रीवा में भी होगी। तो अलग अलग जगह इन्वेस्टर मीट करने से क्या उस क्षेत्र के जो संसाधन है, उस क्षेत्र की जो स्थिति है, उस क्षेत्र में जो उत्पाद होता है फसलों का, उसको समाहित करके क्या वाकई में निवेश बढ़ाया जा सकता है? कि उद्योगपति अभी तक तो इंदौर आता था, इंदौर से के चश्मे से वो उत्तर प्रदेश को देखता था, लेकिन अब ये उज्जैन आके वो देखेगा कि उज्जैन की क्या स्थिति है, कैसी जमीन है, क्या संसाधन है। अगली बार वो यदि रीवा जाता है तो रीवा में उसको दिखाई देगा कि वहाँ क्या संभावनाएं दिख रही हैं, या जबलपुर में क्या संभावनाएं दिख रही हैं। तो ये ज़्यादा फायदेमंद रास्ता है या पुराना रास्ता ठीक था? देखिए, निश्चित रूप से ये जो नया रास्ता है कि हर स्थान पर, जबलपुर में, ग्वालियर में, नर्मदापुरम में, उज्जैन में, ये जो सिलसिला शुरू हुआ है ये ज्यादा फायदेमंद है। उसके दो कारण हैं। एक कारण तो ये है कि जितनी ज्यादा इंडस्ट्री में फैलाव होगा उतना स्थानीय युवक को, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। अब इंदौर के आसपास उद्योग लग जाने से रीवा का व्यक्ति वहां आएगा, जबलपुर का व्यक्ति आएगा, मुरैना का व्यक्ति आएगा, तो उनको भारी समस्याओं का सामना करना होता है, और मकान के जमीन किराए और कई तरह की समस्या होती है। लेकिन अगर ग्वालियर है और ग्वालियर के आसपास ही औद्योगिक क्षेत्र डेवलप हो, आपको अगर प्रभु जी ध्यान हुआ, आरंभ में यही योजनाएं बनी थी कि हर संभाग में एक औद्योगिक क्षेत्र डेवलप होगा। भोपाल में भी हुआ था, इंदौर में भी हुआ था, ग्वालियर में भी हुआ था, जौल, सब जगह हुआ। लेकिन उसके बाद जो है थोड़ा सा दिशा में परिवर्तन आया। तो मोहन यादव, मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक दौर वो भी था जब एसईजेड बन रहे थे, अलग अलग क्षेत्र कृषि के जो है फूड एसईजेड और ये एसईजेड, ये पार्क, वो पार्क, ये सारे शब्द अब जो है डिक्शनरी से विलुप्त हो गए सरकार की उद्योगों को लेकर। निश्चित रूप से ये आपने बिल्कुल सही कहा। तो मैं इसी बात पर अब आ रहा था। तो मोहन सरकार ने दो काम बहुत अच्छे किए। एक तो उन्होंने इसको विकेंद्रीकृत किया, हर स्थान पर इंडस्ट्री मीट होगी। इसके अलावा दूसरा, इस मीट करने से पहले उन्होंने अधिकारियों की एक टोली बनाई थी जिसने सारे उद्योगपतियों से संपर्क करके उनको कहां पर कितना, जैसे उज्जैन में अगर मान लीजिए अडानी ने कहा तो कौन सा यूनिट लगेगा और उस यूनिट में रॉ मटेरियल कैसे होगा और उसका अगर उत्पाद होगा तो उसका वितरण कैसे होगा, इन सब चीजों पर होमवर्क कर लिया गया। और इन होमवर्क करने के बाद ही इन्वेस्टर्स मीट हुई है। मैं समझता हूँ पिछले 1.5 महीने से सरकार इस काम में लगी हुई थी। और उसके खास तौर से जो दो बात इस इन्वेस्टर मीट में कही गई है, अब ये कहा नहीं जा सकता कि वो आगे चल करके उसका आकार होगा कि नहीं होगा, कि इसमें जो उद्योग जो लगे, 2 प्रकार के उद्योग लगे। ये हर उद्योगपति को 2 प्रकार के उद्योग लगाने की बात चर्चा में आई थी। एक तो वो है कि हमको विश्व के साथ कंपटीशन करना, पूरी दुनिया से कंपटीशन करना, तो उस टेक्नोलॉजी के और उस बारीकी के हिसाब से इंडस्ट्री लगे। और दूसरी इंडस्ट्री ऐसी लगे कि स्थानीय जरूरत क्या है और स्थानीय रॉ मटेरियल क्या है, ताकि स्थानीय व्यक्ति को जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है और कई तरह के खर्चे होते हैं उसकी बचत हो। बाय द वे, जैसे कपड़ा ही है, कपड़ा सूरत से आएगा और बिकेगा उज्जैन में, या उज्जैन में ही होकर के सैलाना में चला जाएगा। तो ये जो बात हुई थी, होमवर्क जो हुआ है वो इस लाइन पर हुआ है। अगर ये आकार लेता है तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के स्थानीय व्यक्तियों को, स्थानीय रॉ मटेरियल को, स्थानीय नौजवान को फायदा मिलेगा। मैं समझता हूँ ये होमवर्क जो मोहन सरकार ने किया है उसकी प्रशंसा आज तो कम से कम होती ही जाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल काबिल तारीफ है, प्रशंसा के योग्य है यदि इस तरीके की तैयारी जैसा रमेश शर्मा जी बता रहे हैं सरकार ने की है। खिलावन जी, पिछली समिट जो हुई थी 2 साल पहले 15 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए थे। मैं एमओयू शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें LOI कहा गया था। ये समिट जो हो रही है इसमें 75,000 करोड़ का तो केवल एक कंपनी जो है अडानी ग्रुप ने प्रस्ताव दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री का ये कहना है कि 1 लाख करोड़ के जो है यहाँ पे निवेश आएंगे। अब सोचिए 15 लाख और 1 लाख करोड़, कितना जमीन आसमान का अंतर है। तो क्या कम संकल्प लेकर, कम संसाधनों वाली बात करके मुख्यमंत्री ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कम बोलिए आप, लेकिन जो कह रहे हैं कमिटमेंट 100% पूरा कीजिए, और यदि आप कमिटमेंट पूरा नहीं करेंगे तो सरकार क्या कर सकती है? आपको इस बारे में कोई जानकारी है? देखिए, इन्वेस्टर्स में समिट में जो प्रस्ताव आते हैं
और जो प्रस्ताव या एमओयू करते हैं इंडस्ट्री लोग सरकार के साथ, औद्योगिक घराने, तो उसमें उनको बाध्य करने का कोई साधन नहीं है और बाध्य करने के लिए कोई नियम कानून भी नहीं बने हैं। एमओयू से इसीलिए सरकार बची कि एमओयू करेगी तो कुछ ना कुछ फाउंडेशन होते हैं, आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो। हाँ, इसीलिए कोई ऐसा कोई कानून नहीं बना है जिससे उनको मजबूर किया जा सके। हाँ, उनको जो जमीन आवंटन की जाती है प्रारंभिक तौर पर काम शुरू करने के पहले, तो उस आवंटन को निरस्त करने की कार्रवाई भी मध्य प्रदेश में हुई है। इंदौर में भी कुछ औद्योगिक घरानों को आवंटित भूमि वापस ली गई है। इस तरह की कार्रवाई होती है। लेकिन मुझे लगता है कि मोहन सरकार ने अभी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यही की है कि जो लंबे चौड़े प्रस्ताव आते थे या एमओयू होता था, उससे बचने के लिए सरकार ने डायरेक्ट इन्वेस्ट की संभावना जो है, बिल्कुल उन्होंने कहा कि मुंगेरी लाल के सपने मत दिखाइए उद्योगपतियों से, आप आइए रियलिस्टिक बात कीजिए, जो आपकी क्षमता है, जो वास्तव में कर सकते हैं वो करिए। संभवतः यही कारण है कि लक्ष्य बहुत कम रखा गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की संभावना जताई गई है और उसमें से अडानी ग्रुप ने तो 75 लाख करोड़ की घोषणा कर भी दी है। तो मुझे लगता है कि अच्छा सफल होने वाला है। कल का दिन और है जिसमें और औद्योगिक घरानों के प्रस्ताव आएंगे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी सफलता जो लक्ष्य रखा गया है उससे भी ज्यादा बड़ी सफलता मिल सकती है सरकार को। लेकिन हाँ, अभी जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की संभावनाओं या जो वायदे किए जा रहे हैं वो जमीन पर कैसे उतरेगी, कितना उतर पाएगी, इस पर ध्यान रखना चाहिए, ताकि जो पहले हुआ था 15 लाख करोड़ से भी ज्यादा के एमओयू, उन्हीं गलतियों से सबक लेकर मोहन यादव ने ये नया रोड मैप बनाया है। बिल्कुल, मैं एक नई पहल और हुई है इस पूरे के दौर, यदि हम देखते हैं उज्जैन में रमेश जी, वो ये हुई है कि ग्वालियर की तर्ज पर उज्जैन में भी व्यापार मेला, ट्रेड फेयर लगाया गया है जिसमें टैक्स में 50% की छूट सरकार दे रही है। तो ये बिल्कुल एक पूरे राज्य को देखते हुए यदि हम सोचें तो भी एक अच्छा निर्णय आपको दिखता है, या इस निर्णय से कहीं ना कहीं सरकार के राजस्व में हानि का अंदेशा आपको दिखता है? क्योंकि ग्वालियर व्यापार मेला इसीलिए सफल होता है क्योंकि वहां पर टैक्स में 50% की छूट मिलती है, तो लाखों करोड़ों रुपए का उसमें जो है व्यापार होता है। अब वही स्थिति उज्जैन में होने वाली, खासकर मालवा और भोपाल क्षेत्र की हम बात करें, यहाँ के लोगों को उससे फायदा ज्यादा मिल सकता है, लेकिन सरकार को नुकसान हो सकता है टैक्स रेवेन्यू का। देखिए, मोटे तौर पर ये इस तरह के प्रयोग तो होने चाहिए और इसका स्वागत भी होना चाहिए। ये कई बार क्या रहता है कि टैक्स रेवेन्यू जब छूट मिलती है तो ये एक तस्वीर में तो हमको दिखता है कि सरकार को आधा टैक्स मिलेगा, आधा नुकसान हो जाएगा, लेकिन उस छूट के कारण जो ग्राहकों का बम्पर आता, भीड़ एक आती है कम दाम में लेने के लिए, तो वो जो टारगेट होता है, थोड़ी देर के लिए जब टैक्स में छूट नहीं होती तो जो 1 रुपए का माल बिकता है, अगर सरकार टैक्स में छूट दे दे तो वो 4 रुपए का माल बिकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर टोटल जो फिगर आता है, टोटल फिगर आप किसी भी छूट का देख लीजिए, किसी भी व्यापार जी, तो मतलब क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी महत्वपूर्ण है रेवेन्यू के संदर्भ में यदि देखते हैं तो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद खिलावन चंद्राकर जी आपका भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखा आपने, इन्वेस्टर समिट जो हो रही है एक नए माइलस्टोन की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, और एक दिन और है इसमें। अभी कल कहां पर ये पहुंचेगी, कितने का निवेश होगा, ये पूरे प्रदेश के साथ देश की भी नजरें इस पर टिकी हुई हैं। अटेंशन में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए अनाधिक टीवी।